लोग पीआर का गेम गलत समझ लेते हैं। नेदरलैंड्स में पीआर के लिए एग्जैक्ट क्या रिक्वायरमेंट होती है, टाइमलाइन क्या है, सेफेस्ट रूट क्या है, विदाउट एनी फेक प्रोमिसेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 4 इंपॉर्टेंट पीआर से रिलेटेड टॉपिक्स पे कि पीआर का मतलब क्या होता है, बेसिकली नेदरलैंड्स में पीआर किसको कहते हैं, इसको पाने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी कितनी होती है, थर्ड है बेस्ट सेफेस्ट राउट क्या है पीआर मिलने के लिए, और चौथा है बिगेस्ट मिस्टेक जो कि आपका पीआर डिले कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीआर का मतलब समझते हैं। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंस, जिसको अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो वो होता है परमानेंट रेजिडेंस का लॉन्ग लीगल स्टे, यानी आप यहाँ पे लीगली रह सकते हो। एक तरीके से एक परमिट होता है जो कि 5 साल के लिए मिलता है और हर अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड होता जाता है। अब पीआर को कंफ्यूज ना करें सिटीजनशिप के लिए। सिटीजनशिप में कुछ अलग से रूल होते हैं, यानी उसके कुछ अलग से रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। आज की वीडियो का फोकस रखते हैं पीआर पे, यानी परमानेंट रेजिडेंस पे। तो अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि भाई पीआर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है नेदरलैंड्स में। तो मोस्ट केसेस में पीआर के लिए आपको चाहिए कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर का स्टे, यानी वो 5 साल जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड रहे हो विदाउट एनी गैप। उसके अलावा स्टेबल इनकम मतलब जॉब या बिजनेस जो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे। इसके अलावा नो सीरियस क्रिमिनल इश्यूज, और इसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आपको पीआर बनने के लिए यहाँ पे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में जैसे होता है एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, यानी नेदरलैंड्स में आपको डच लैंग्वेज का एक डिप्लोमा होता है, वो करना होता है। तो इसके जो रूल हैं वो आईएनडी की साइट्स पे अपडेटेड रहते हैं। जो नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट है वो इसको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। तो अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि भाई कौन से वो रास्ते हैं जो पीआर की तरफ लीड करते हैं। तो कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे पहला है स्किल्ड वर्क वीजा है, उसके थ्रू अगर आप स्किल्ड वर्क वीजा के थ्रू आए हो, एचएसएम जिसको कहते हैं, आप उस पर अगर कॉन्टिन्यूस यहाँ पे 5 साल रहते हो और बाकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर पीआर। इसके अलावा पढ़ाई का रास्ता है। जब आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो आप पढ़ते हो जो आपकी एजुकेशन है, उसके अलावा आपका जो ओरिएंटेशन वीजा है, उसके बाद आप जॉब करते हो। तो इन सब में जब आप एक डिफाइंड ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको पीआर का रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा है जो पार्टनर या स्पाउस का है, यानी अगर आपके साथ आपका पार्टनर है या स्पाउस है, उसके पास पीआर है और आप भी उतने ही ड्यूरेशन में रह चुके हो साथ में, तो फिर आपको भी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और चौथा नॉट सो कॉमन रास्ता है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। अब पीआर देखिए एक रिजल्ट है, पीआर एक रिजल्ट है आपके कॉम्प्लायंट स्टे का ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड स्टेबल इनकम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला कि आपको पीआर मिलता है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप यहाँ पे आए हो जॉब करने के लिए स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा पे, तो 0 ईयर में आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद आप 5 साल कॉन्टिन्यूस काम करते हैं, लीगली स्टे करते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन गैप। इसके अलावा आपकी स्टेबल इनकम है और आप बाकी रिक्वायरमेंट मीट करते हो लैंग्वेज की और जो मैंने दूसरी चीजें बताई है, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर पीआर। दूसरा रास्ता स्टूडेंट का है। आप पढ़ने आते हो, मास्टर्स करते हो, 2 साल मास्टर्स करते हो, 1 साल का ओरिएंटेशन वीजा है। उसके बाद जब आप एक डिफाइंड ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन के लिए आप जॉब करते हो, उसके बाद आपको यू बिकम एलिजिबल फॉर पीआर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भाई व्हाट आर द बिगेस्ट थिंग्स दैट माइट डिले द पीआर। तो जो सबसे पहला है वो है भाई कि जो आपके परमिट्स में गैप है, यानी अगर आपके वर्क परमिट में गैप है तो आपको पीआर मिलने में डिले हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले 1 साल परमिट पे रहे हो, फिर आप वापस चले गए हो, आपका गैप हो गया है मोर देन 3 to 6 months, अगेन डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट, उसके बाद आप वापस आए हो, फिर आप कॉन्टिन्यूस 4 साल रहे, तो आपका ड्यूरेशन टोटल 5 साल नहीं काउंट होगा। आपका ड्यूरेशन जब आप वापस आए हो, आपने जब वापस रजिस्टर किया है, तो वहाँ से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो जो परमिट का गैप है दैट प्लेज ए बिग रोल ऑन पीआर डिले। अगला पॉइंट है इफ यू स्विच योर परमिट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट, दैट कैन ऑल्सो लीड टू पीआर डिले। उसके अलावा अंडर एस्टिमेटिंग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। भाई जो डच लैंग्वेज है उसका डिप्लोमा करना होता है, उसमें 5 से 6 एग्जाम होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड नॉलेज ऑफ द डच सोसाइटी, और एक और एग्जाम होता है आई थिंक लेबर लॉस के रिगार्डिंग। तो ये सारे आपको एग्जाम क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आपको एक डिप्लोमा मिलता है, वो आपको पीआर के लिए लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी बिलो थ्रेशोल्ड है, यानी अगर आपको बहुत ही अंडर पे किया जा रहा है या फिर आप ऐसी जॉब पे हो कि जो बहुत ही अंडर पे है, दैट कैन ऑल्सो डिले योर पीआर। इसके अलावा
आप अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखिए। रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंश्योरेंस हिस्ट्री है, BRP है यानी आपका रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है, वो सब आपको संभाल के रखिए। अब मैं बात करना चाहूँगा एक छोटी सी एक्शनेबल चेकलिस्ट के लिए, यानी आप जब यहाँ आओ तो शुरू से ही आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि भाई जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं हमेशा उनको संभाल के रखिए और धीरे धीरे डच सीखना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट एक लेवल पे आपको डच आनी चाहिए जिससे आप थोड़ा बहुत बोल और समझ पाएँ। इसके अलावा जो खिमेंते का रजिस्ट्रेशन है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। आप हमेशा मेक श्योर दैट यू आर कॉन्टिन्यूसली रजिस्टर्ड। दैट डजंट मीन कि आप एक ही जगह पे रहो। नो, यू कैन स्विच प्लेसेस। भाई अगर आप एक जगह रेंट पे रह रहे हो, अगले साल कहीं और रह रहे हो, उससे अगले साल कहीं और रह रहे हो, या फिर घर कहीं और चेंज कर सकते हो। तो भाई लेकिन आपको जब भी आप जगह चेंज करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है खिमेंते को बताना कि भाई मैं यहाँ पे इतने दिन तक रहा हूँ। और जब आप दूसरी जगह जाते हो तो दूसरे खिमेंते में, दूसरे म्यूनिसिपैलिटी में बताते हो कि भाई मैंने इस डेट से यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। तो वो एंड डेट और फर्स्ट डेट एकदम सिंक होनी चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस आपका रजिस्ट्रेशन मेंटेन रहना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इसके अलावा आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट को स्टेबल बनाना होगा। देयर शुडंट बी लॉन्ग गैप्स बिटवीन योर एम्प्लॉयमेंट। आपने आज जॉब छोड़ दी और साल भर तक कोई जॉब ही नहीं की, तो दैट कुड बी अ कंसर्न। तो अपने एम्प्लॉयमेंट में छोटा गैप हो सकता है लेकिन बड़ा गैप कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैक योर डेट्स। आप देखिए कब आपका यहाँ पे लीगल स्टे होना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ की वेबसाइट्स हैं, BRP आप अपना चेक कर सकते हैं, यानी आप कब यहाँ पे लीगली रहना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कब आप रजिस्टर्ड रहना स्टार्ट हो गए हैं। यू कैन ऑल्सो चेक एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक। वहीं से आपका जो 5 साल की ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होता है। तो अब कुछ मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा जो काफ़ी लोगों को होते हैं, और जिसमें से सबसे पहला है कि भाई अगर आप PR हो गए यहाँ पे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं भाई, जॉब आपको आसानी से तब मिलेगी जब आपके अंदर स्किल है। चाहे आप HSM पे हो, चाहे आप ओरिएंटेशन वीज़ा पे हो, चाहे किसी और वीज़ा पे हो, आपकी जॉब की गारंटी है आपकी स्किल, नॉट PR। दूसरे मिथ की बात करते हैं वो है कि स्टडी से PR गारंटेड नहीं। आप पढ़ते हो, आप ओरिएंटेशन वीज़ा के अंदर जॉब ढूंढते हो, जॉब करते हो, तब जाके कहीं आपको मिलता है। सिर्फ पढ़ते हो दैट डजंट मीन कि आपको PR मिल जाएगा। और तीसरा है कि भाई आपको 2 साल में PR मिल जाएगा। ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप मुझसे PR के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना राउट, सिटी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कमेंट करें, तो मैं आपको रियलिस्टिक टाइमलाइन और नेक्स्ट स्टेप बता दूंगा आपके PR के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिटीजनशिप के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं, यानी डिफरेंस बिटवीन PR एंड सिटीजनशिप, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।